आज हम बात करने लगे हैं कि आप खुद किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि कहीं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, उसकी मेन जड़ क्या है, उसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस एंड एट योर रेस्क्यू। और आज हम बात करने लगे हैं कि आप खुद किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि कहीं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, उसकी मेन जड़ क्या है, उसका इलाज क्या है। और अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो आपने अपने डॉक्टर से जाके किन टेस्ट के बारे में बात करनी है, टेस्ट का क्या मतलब होगा, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव आए तो आपने उसको किस तरह से रिलेट करना है, सारा कुछ मैं आपको अगले चंद मिनटों में बता दूंगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जो कि असल में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आप ही के अगेंस्ट हो जाता है। आपकी बॉडी के जो गट लीक होने की वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके ब्लड में जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उन पर अटैक करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। वो कॉम्प्लेक्सेस आपके जॉइंट्स में जमा होना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और आपको आर्थराइटिस कर देते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से बहुत मुख्तलिफ है, जो कि आपके पास मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, जेनेटिक्स की वजह से होता है। रूमेटॉइड भी जेनेटिक्स की वजह से होता है, लेकिन बहुत कम लिंक है उसका। और आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस बूढ़ी उम्र की वजह से होता है, डाइट की कमी की वजह से होता है। वो ऑटो इम्यून नहीं होता। जब दोनों बीमारियां डिफरेंट है, उनका इलाज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप इसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, सिम्टम्स आपके इस तरह स्टार्ट हो सकते हैं। लो ग्रेड फीवर हर वक्त आपको रह सकता है, वजन आपका गिरना शुरू हो सकता है, आपको मसल फिटिंग हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। कंसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली 6 हफ्तों तक अगर आप सिमेट्रिकली आपके जॉइंट्स में, यानी जहाँ इस तरफ के जॉइंट्स में है उसी भी इस तरफ के जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में, रिस्ट में और फिंगर्स में आपके पेन रहता है सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली 6 हफ्ते तक कंसेक्टिवली, और छोटे छोटे लम्प्स और नोड्यूल्स बनते हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। अपने डॉक्टर से जाके आपने हैंड एक्सरे का कहना है, नंबर 1। दूसरा, आपने नॉर्मल सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट का नहीं कहना, आपने हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको कार्डियो सीआरपी भी कहते हैं, उसका आपने कहना है। कार्डियो सीआरपी आपको ये तो नहीं बताता कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, लेकिन आपको ये बता देता है कि आपको कितने लेवल की सोजिश है और कितने लेवल का डैमेज है बॉडी में, और ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते वक्त। सीआरपी, खाली सी रिएक्टिव प्रोटीन का अगर आप टेस्ट कराते हैं वो ऑलमोस्ट हर बंदे में हाई होता है। जरा से टेंशन हो तो सीआरपी हाई हो जाता है, इसलिए आपने कार्डियो सीआरपी कराना है। इसके अलावा आपने आरए फैक्टर कराना है, आपने एएनए जो है एंटीबॉडीज़ वो आपने करानी है, और इसके साथ साथ जो आप चीज़ कराएंगे वो आप एंटी-सीसीपी कराएंगे। अब द थिंग इज़ दैट कि अगर आपका एएनए नेगेटिव आता है लेकिन आरए फैक्टर आपका पॉजिटिव आ जाता है, स्टिल उसका मतलब है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन अगर आपका आरए फैक्टर नेगेटिव आता है और एएनए पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। इसका मतलब है आपको कोई और लीकी गट डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि एएनए किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका हो सकता है। और इसके अलावा द थिंग इज दैट कि हाँ, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम से बहुत ज़्यादा मिलता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपके पास सोरियाटिक आर्थराइटिस आ जाता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपके पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, और इन दोनों का ट्रीटमेंट आपके पास एक ही होता है। आपके पास सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस में से जो ऑटोइम्यून डिजीज सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है गट का बैक्टीरिया ख़राब होने से, यानी गट में गंदा बैक्टीरिया ज़्यादा होने से, वो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसका आपके पास आइडेंटिकल ट्विंस में जितनी भी रिसर्च की गई है, यानी अगर 2 जुड़वा बच्चों में एक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो दूसरे को सिर्फ 15% चांस होते हैं होने के। इसका मतलब है कि 85% रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप अपनी डाइट से, आप डाइटरी हर्ब्स के ट्रीटमेंट से और अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। जो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो जाता है तो अपनी डाइट में आप शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, तला हुआ खाना, इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ये सब कुछ तो निकालेंगे। इसके साथ आपने 4 सप्लीमेंट स्टार्ट करने हैं। एक ऑर्गेनो ऑयल, एक थाइम ऑयल कैप्सूल, ये 250 मिलीग्राम आपने दिन में 3 बार लेना है, एम्प्टी स्टमक या मील्स के साथ। गार्लिक एलिसिन एक्सट्रैक्ट, लहसुन का एक्सट्रैक्ट 5000 mcg आप दिन में 3 बार लेंगे, और इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट आप लोग दिन में 250 मिलीग्राम देंगे। अब ये आपके गट के गंदे बैक्टीरिया को मारने में काम आएगा, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट, जड़ से उसका ट्रीटमेंट है। हो सकता है कि शुरू में इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के साथ आपको बहुत ज़्यादा गैस हो, ब्लोटिंग हो, सर में दर्द हो, थोड़ा नौजिया हो, जी कच्चा हो, ये 2-3 हफ्तों में चले जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाता है तो इन सप्लीमेंट्स को 1 बाय 1 करके स्टार्ट करें, और अपने डॉक्टर से इसकी डोज जो है वो आप एडजस्ट कराएं। और जब ये आपको पच जाते हैं, यानी बॉडी इनको बर्दाश्त करना शुरू हो जाती है, उसके बाद आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट इंक्लूड करना है। प्रोबायोटिक को आपने 5 बिलियन CFU से इंक्लूड करना है दिन में 1 बार। जब वो पचना शुरू हो जाए दिन में 2 बार, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 20, फिर 25, या आपने 50 बिलियन तक लेकर जाना है। और जो आपने इन्फ्लेमेटरी डाइट छोड़नी होती है वो कम से कम आपने 6 महीने के लिए छोड़नी होती है, क्योंकि 3 महीने आपकी गट की लाइनिंग जो है उसको हील होने में स्टार्ट होते हैं। मेरी पास सक्सेस केसेस हैं
सक्सेस हिस्ट्रीज हैं मेरे पेशेंट्स की, आर एंटीबॉडीज जिस्म से गायब हो जाती हैं और इलाज तो वही है ना, वरना आप सारी ज़िंदगी स्टीरॉइड्स पे रह के क्या करेंगे। आप स्टीरॉइड्स ठीक है, उस वक्त आपका ऑटोइम्यून रिएक्शन जो है थोड़ी देर के लिए आपकी दर्दें वगैरह स्टॉप कर देंगे, पेन किलर उस वक्त आपकी पेन स्टॉप कर देगी, बाद में आपका इम्यून सिस्टम इतनी शदीद सप्रेशन में चला जाएगा और उसके बाद पेन किलर ले लेके जो आपका स्टमक एसिड कम होगा, आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, आपको बाद में एच पायलोरी की इन्फेक्शंस हो जाएंगी, इतने सारे और मामलात खुल जाएंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे। सो ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वीडियो थी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।